हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश जो कि भारत के इतिहास में, भारतीय इतिहास का जैसे स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसी वंश को कहा जाता है। और इसे क्यों कहते हैं गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग? क्योंकि इसी वंश के समय मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि दशावतार मंदिर है, और जी तिगवा मंदिर है, एरण विष्णु मंदिर है, भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर है। ऐसे काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। और इसी गुप्त वंश में ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ। इसी आर्यवंश के अंदर ही आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान लोग पैदा हुए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, जिन्हें त्रिकोणमिति का ज्ञाता कहा जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग स्वर्ण युग कहा कहते हैं भारतीय इतिहास का। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ इतिहास में मिलता नहीं है, तो दोस्तों इनके बारे में कम ही पढ़ेंगे। हमें बस इन्हें इतना याद रखना है कि जो संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के, वह श्रीगुप्त को माना जाता है। इन्हीं के एक पुत्र हुए घटोत्कच। और ये वह घटोत्कच नहीं है जो आप लोग उसमें देखते होंगे, क्या नाम है, महाभारत में। इनके बाद घटोत्कच के बाद जो गद्दी पर बैठे वह थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इन्हें मानने की वजह से इसीलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही 319 एडी में इस वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों 319 एडी से लेकर 334 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने जिस दिन यह गद्दी पर बैठे थे 319 एडी में, उसी समय इन्होंने गुप्त संवत को चलाया था। तो मैंने दोस्तों पहले भी बताया था, इन्होंने तो गुप्त संवत चला दिया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि शक संवत जो कि कनिष्क ने चलाई थी, वह 78 एडी में चलाई थी। और आप लोगों को जानना चाहिए विक्रमी संवत जो कि 57 बीसी में चलाई थी, वह उज्जैन के एक शासक थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि थी, उन्होंने चलाई थी। तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने ही राज्य रानी का सिक्का चलाया था, जो कि इन्होंने स्वर्ण मुद्रा थी, यानी कि सोने का सिक्का था। और यह इन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में ही चलाया था। और जो चंद्रगुप्त के बाद में जो गद्दी पर बैठा वह था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक रहा है। तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, इसका जो अन्य नाम है, यानी कि इसकी जो उपाधियां हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे कविराज भी कहा जाता है, इसे परम भागवत भी कहा जाता है, इसे परम क्रमांक भी कहा जाता है, इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, इसे व्याघ्र पराक्रम भी कहा जाता है। दोस्तों इसे भारत का नेपोलियन, यानी नेपोलियन जो था, जो कि नेपोलियन एक बहुत ही प्रतापी राजा था जो अपनी विजयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसी तरह यह समुद्रगुप्त भी अपनी विजयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि इसने भी 9 + 12 राजाओं को हराया था, यानी कि 9 राजा उत्तर के और 12 राजा दक्षिण के। और ये कैसे पता चलता है कि इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इसको कहा था विंसेंट स्मिथ। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं विंसेंट स्मिथ, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। कविराज क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि यह संगीत का बहुत ही प्रेमी था। और इसके जो सिक्के मिलते हैं उस पर इसका जो चित्र है वह बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों और इसकी एक उपाधि हुई है लिच्छवी दोहित्र, यानी कि ये लिच्छवियों का देवता था। और इसके जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त, वह थे हरिशेन। हरिशेन वही जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही हमें समुद्रगुप्त की सारी विजयों की जानकारी, यानी समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे अच्छा स्रोत है वह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। समुद्रगुप्त के पास एक संगठित नौसेना थी, यह यानी कि यह बल, इसकी जो नौसेना थी वह काफ़ी अच्छी थी। और इसी के समय एक एरण अभिलेख भी इसी के समय का अभिलेख है। और एरण अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि उस समय जो सती प्रथा थी वह प्रचलित थी। और ये जो एरण अभिलेख था यह भानुगुप्त ने जारी कराया था, जो कि गुप्त वंश का ही एक शासक था। तो दोस्तों जो ये गुप्त वंश की जो भाषा थी इस समय वह थी संस्कृत। तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, एक था चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा हुआ रामगुप्त। रामगुप्त बड़ा था और चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा था। तो दोस्तों जो इसके बाद जो गद्दी पर बैठा, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि 380 में इसका शासनकाल खत्म हुआ, क्योंकि इसका जो शासनकाल था वह 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक था। लेकिन इसके बाद जो कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा
यानी इसका जो उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त का, वह इसने अपना उत्तराधिकारी रामगुप्त यानी अपने बड़े बेटे को बनाया। लेकिन यह काफ़ी कमज़ोर शासक था। इसी की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी। और इसी के समय एक शक शासक हुआ रुद्र द्वितीय। तो दोस्तों ये एक कहानी सी है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो इस समय जो इसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, यह काफ़ी सुंदर स्त्री थी, इसीलिए शक शासक रुद्र तृतीय जो कि रामगुप्त से कहता है कि या तो मुझसे युद्ध करो या फिर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को मुझे दे दो। और ये जो ध्रुव देवी थी, इसका जो अफेयर यानी कि जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वह रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से चल रहा था। तो दोस्तों अब रामगुप्त इसको अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया, रुद्र थर्ड को। तो इसीलिए ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और अगले ही दिन रुद्र थर्ड को यानी कि युद्ध में हरा दिया। तो इसीलिए जो रामगुप्त था वह कुछ दिन के लिए ही गद्दी पर बैठा। तो क्योंकि इसके बाद जो फिर माना जाता है समुद्रगुप्त के बाद, वह चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि वही 380 ईस्वी में बैठ गया था गद्दी पर और 414 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसकी जो उपाधि है वह है सकारी यानी कि शकों का अरी यानी शकों का दुश्मन इसे कहा जाता है, इसीलिए इसको सकारी की उपाधि दी गई है। इसे विक्रमांक भी कहा जाता है, इसे परम भागवत भी कहा जाता है। परम भागवत मैंने आपको पहले ही बताया था कि समुद्रगुप्त को भी कहा जाता था, लेकिन ये जो परम भागवत की उपाधि थी यह चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इससे मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली। यानी कि दोस्तों जो भी शकों को हरा देता था उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिल जाती थी। अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। जो अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी वह हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि अंतिम हिंदू शासक था, उसको दी गई थी। तो दोस्तों यह है एक उपाधि है विक्रमादित्य, इसका नाम नहीं है ये किसी का, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये विक्रमादित्य ने जो विक्रमी संवत चलाई थी, यह 57 BC में, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा नहीं चलाई गई थी। यह एक उज्जैन के बहुत ही मतलब प्रतापी शासक हुए, उनको भी विक्रमादित्य की ही उपाधि मिली थी। इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुए। ये जो विक्रमी संवत चलाई थी 57 BC में, वह उज्जैन के एक शासक ने चलाई थी, जिनको भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। तो दोस्तों इसके जो दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में व्यक्ति रहते थे वह थे नौरत्न। यानी नौरत्न, इसके बहुत ही, रत्न का अर्थ होता है बहुत ही बेशकीमती जो लोग थे, वह थे नंबर 1 कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कि जो शेक्सपियर हैं वह ब्रिटेन के एक काफ़ी अच्छे लेखक हुए हैं, जिन्होंने रोमियो जूलियट जैसी पुस्तकें लिखी हैं। तो इनकी जो पुस्तक हैं कालिदास की, वह है मेघदूत, रघुवंशम, यानी रघुवंशम में 29 राजाओं का वर्णन, यानी जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके जो वंशावली है वह इस पुस्तक में है। और इनकी जो पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम एकमात्र नहीं कह सकते, यानी कि पहला ऐसा अनुवादित ग्रंथ है जिसे किसी भी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। यानी कि यह पहले संस्कृत में था, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। यह सबसे पहला ग्रंथ था जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। और इन्होंने विक्रमोर्वशीय भी लिखा, मालविकाग्निमित्रम भी लिखा, कुमार संभवम भी लिखा। और नंबर 2 थे इनके जो दरबार में जो नौरत्नों में से, वह थे वराह मिहिर, एक महान गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक थी बृहद संहिता, पंच सिद्धांत का वृज्जातक। एक हुए शंकु, यह बहुत ही प्रमुख वास्तुकार थे, यानी कि जो घरों की जो बनावट वगैरह होती है वह वास्तुकार कहलाता है, ये वही थे। एक थे छपड़क जो कि ज्योतिषी थे। एक हुए अमर सिंह, एक हुए घटपरकर जो कि सलाहकार थे। एक हुए धनवंतरी जो कि चिकित्सक थे। एक हुए बररुचि, एक हुए बेताल भट्ट जो कि जादूगर थे। तो दोस्तों एक बात और जान लेनी चाहिए हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश यानी कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए। आप लोग पढ़ना, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। गुप्त वंश में हुए आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य का सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में। इन्होंने शून्य की भी खोज की, पाई की भी खोज की। इन्होंने √2 √3 इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या जो थी, इन्होंने सब कुछ आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया।
और इसी गुप्त वंश में ही वात्स्यायन हुए जिन्होंने अपनी पुस्तक कामसूत्र लिखी, और एक हुए शूद्रक जिनकी पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम था। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसी के समय जो विदेशी यात्री आए थे वह आए थे फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री थे, जो कि 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहे थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी फाक्यों की। तो दोस्तों जो ये चीनी लेखक थे यह भारत में आते थे, तो ये भारतीयों को क्या बोलते थे, तो जो इंडियन थे उनको यह यंतु कहते थे, यंतु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम था प्रभावती गुप्त। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से की थी, शादी कर दी थी। तो दोस्तों वकाटक नरेश रुद्र सेकंड की मदद से इन्होंने शक शासक रुद्र थर्ड को दोबारा हराया था, और इन्होंने ही मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। तो ये पता चलता है हम लोगों को मथुरा अभिलेख से कि इन्होंने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। इन्हीं के समय मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख लिखा गया, जो कि इनके द्वारा ही बनवाया गया था। इस मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में इनका नाम चंद्र लिखा हुआ मिलता है। और इन्हीं के समय सांची के स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि ये लोग पूरे के पूरे गांव दान में दे देते थे लोगों को। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इनके जो समय की पूरा वर्णन है, इसका जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वह एक प्रसिद्ध पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। इससे पता चलता है। तो दोस्तों इनके बाद जो गद्दी पर बैठे इनके पुत्र कुमारगुप्त, जो कि 414 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक रहे। इनकी पत्नी का नाम था अनंत देवी, इनकी माता का नाम ध्रुव देवी था। वही ध्रुव देवी जो पहले रामगुप्त की पत्नी थी, यानी कि, और इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्हीं कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई, जो कि बिहार में स्थित है, जो कि बौद्ध शिक्षा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। और ये जो कुमारगुप्त हैं, इनकी जो उपाधि हुई है, इन्हें महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने ही मोर प्लस कार्तिकेय, यानी कि जो भगवान शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, एक पुत्र हुए भगवान शिव के गणेश और दूसरे हुए कार्तिकेय। तो ये जो कार्तिकेय की सवारी थी मोर, यानी कि मोर पर बैठे हुए कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के जो जारी कराए थे, चांदी के सिक्के, वह कुमारगुप्त के द्वारा जारी कराए थे। तो इससे पता चलता है कि ये जो कुमारगुप्त थे दोस्तों, यह शैव धर्म को मानने लगे थे। इनके बाद जो गद्दी पर बैठे स्कंदगुप्त, जो कि 454 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहे। तो दोस्तों इनके बारे में बस थोड़ा कुछ आप लोगों को याद रखना है स्कंदगुप्त के बारे में, क्योंकि इन्हीं के समय हूणों का ज़्यादा कुछ पता नहीं, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है इनके बारे में लिखा हुआ। तो इसलिए इनके बारे में इतना ही पता चलता है कि इनके समय हूणों का आक्रमण हुआ था और इन्होंने हूणों को ही पराजित किया था। तो इसका जो पता चलता है कि इन्होंने हूणों को पराजित किया था, वह पता चलता है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। और इन्हीं स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, यानी कि दोबारा से जीर्णोद्धार कराया था। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए थे। ये जो गुप्त थे यह कुषाणों के सामंत थे, यानी कि जो गुप्त वंश के लोग थे, गुप्त वंश के जो राजा थे, वह पहले कुषाण वंश के जो राजा प्रतापी राजा थे ना, उनके मंत्री जो थे, यानी सामंत को पहले सामंत बोलते थे, जो मंत्री होते थे, ये जो मंत्री थे यह कुषाणों के मंत्री थे, वही उन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी, ऐसा लिखा हुआ मिलता है दोस्तों पुस्तकों में। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वह विष्णुगुप्त, यानी कि कुमारगुप्त थर्ड हुए। गुप्त वंश की जो अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी, इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो यह जो भू राजस्व की जो उपज, यह भूमि राजस्व क्या लेते थे, यह उपज का 1/6 भूमि का राजस्व लेते थे गुप्त वंश के जितने भी राजा हुए हैं। और यह बिना जुती हुई भूमि जो थी, यानी कि जिस पर कोई भी खेती नहीं हुआ करती थी, उसे यह लोग अप्रहत कहते थे, अप्रहत। और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह थी, इनका जो पुलिस प्रमुख था वह दंड पार्षिक कहलाता था, और जो महासंघिक विग्रह था वह विदेश नीति का प्रमुख था, और जो महादंड नायक था वह न्याय विभाग का प्रमुख था, और जो अग्रहारिक था वह दान विभाग का प्रमुख था। और इनके समय में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय काफ़ी मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इसी वंश के जो प्रमुख मंदिर हैं जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था उनके बारे में जानते हैं।
टिकवा का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, भूमरा शिव मंदिर यानी कि मध्य प्रदेश में, दशावतार विष्णु मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में, एरण विष्णु मंदिर यानी कि सागर मध्य प्रदेश में, भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन सभी प्रमुख मंदिरों का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। इन्हीं के द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण भी कराया गया था। अजंता की गुफाएं जो कि 29 कुल गुफाएं हैं, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और 1983 में ही अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो अंतिम शासक था वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसके जो अंतिम शासक हुए वह विष्णुगुप्त कुमारगुप्त थर्ड हुए थे। तो दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में यही है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप यूपी पुलिस की जो भी तैयारी आप मेरे साथ करते रहिए दोस्तों। इसी तरह जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।